हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज बॉडी या कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो जो यूनिट कूलम चार्ज है, जो 1 कूलम का चार्ज है, उस पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन में होता है। और आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। अब बच्चों यहाँ ज़रा देखते हैं कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये तो मैंने आपको बताया था। यहाँ से अगर मैं इस फार्मूले को मॉडिफाइड करूँ थोड़ा, तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो इसको अगर मैं एक और नज़रिए से देखूँ तो हमें लगेगा कि यार, अगर किसी चार्ज क्यू नॉट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी क्यू नॉट इंटू ई। बात समझ रहे हैं ना। और उसका डायरेक्शन, जो लगने वाला फोर्स है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? ई के डायरेक्शन में। भाई इसी बात को मैं उल्टा करके यहाँ बोल रहा हूँ। सपोज़ कि अगर कोई चार्ज क्यू नॉट है तो इस पे फोर्स, अगर आप इसको प्लेस्ड करते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में, जिसकी वैल्यू ई है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों, वो क्या होगा? कुछ करना नहीं है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मल्टीप्लाई कर देना है। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन उधर होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका डायरेक्शन फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बनाया है। बट बच्चों, अगर यही चार्ज निगेटिव अगर है, इस चार्ज का अगर नेचर निगेटिव है, तो बताइए इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा उसके डायरेक्शन के बारे में ज़रा सोचिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर आपका ये वाला चार्ज निगेटिव है, इसका नेचर अगर निगेटिव है, तो जब आप क्यू नॉट की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस में रखना पड़ेगा। आपको याद है ना, मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में चार्ज को प्लस माइनस के साथ रखते हैं। तो जब आपने निगेटिवली चार्ज माइनस क्यू नॉट पुट किया तो आपने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा कि यार, ये जो लगने वाला फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ड्यू टू निगेटिव साइन। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। मतलब इस पूरी बात को मैं समराइज कर रहा हूँ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हम प्लेस्ड करते हैं तो उस पे जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई तो होगी ही होगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? वही होगा Q नॉट इंटू ई, बट उसका डायरेक्शन बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो आज से सब बच्चे ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर निगेटिवली चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आई आपकी? तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और कुछ और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपको, और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद से पढ़िए। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कि बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सो दैट E प्लस एंड E माइनस विल रीच द प्लेट साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ देखो बच्चों, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है। 2 प्लेट की मदद से, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट निगेटिवली चार्ज है। इन प्लेटों की मदद से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है जिसका डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, और वैल्यू दिया है E नॉट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट चार्ज या 2 चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया हुआ है। एक है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। दोनों का मास गिवन है और दोनों पे चार्ज गिवन है E। प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ये जो डाउनवर्ड प्लेट है
वहाँ से कितने डिस्टेंस ऊपर रखा जाए दोनों पार्टिकल को, और ऊपर रख के दोनों पार्टिकल को रिलीज किया जाए तो दोनों एक साथ प्लेट्स पे पहुँचे। बात समझ रहे हैं ना? ये दोनों एक साथ प्लेट पे पहुँचे, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। और यहाँ आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एक है पॉजिटिव, भाई एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है। इसका मतलब एक तो भगेगा नीचे और एक भगेगा ऊपर, और आपको बताना है कि ये x की वैल्यू क्या रखें कि दोनों एक साथ प्लेट पे पहुँचे। एक पहुँच रहा है नीचे वाले प्लेट पे, एक पहुँच रहा है ऊपर वाले प्लेट पे, तो आपको बताना है कि x क्या रखें कि दोनों एक साथ प्लेट पे पहुँचे। तो आइए करते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए मैंने फोर्स का डायरेक्शन बना दिया है। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो इस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगी? E इंटू ई नॉट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ देखिए यहाँ भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रॉन के लिए? E इंटू ई नॉट। बात समझ रहे हैं ना? तो अब जब दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों में एक्सेलरेशन भी आएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो भाई अगर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे पहुँच रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन है जो कि उसको प्लेट पे पहुँचा रहा है। तो हम देखते हैं दोनों में एक्सेलरेशन कितना है। यहाँ पे देखिए अगर फोर्स की वैल्यू पता है तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो तो ज़रा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस इन मास। बात समझ में आया? तो जाहिर सी बात है कि दोनों प्लेट पे पहुँचेगा जब एक साथ तो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बच्चों आपको दोनों का टाइम सेम रखना है। दोनों का टाइम सेम रख के आप दोनों के लिए इक्वेशन बनाइए, ठीक है? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर प्रोटॉन x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये डिस्टेंस आपको गिवन है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है d। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर प्रोटॉन x डिस्टेंस कवर करता है तो इलेक्ट्रॉन d माइनस x डिस्टेंस कवर करेगा। तो आइए सबसे पहले प्रोटॉन के लिए करते हैं। आपको मालूम है कि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ से रिलीज किया गया है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। तो प्रोटॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x, ये 0 हो गया, हाफ, अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला है, और टी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हाफ ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम पी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? अब यही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर किया d माइनस एक्स, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? ई नॉट बाई एम ई, और टाइम t। दोनों में टाइम सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली पहुँचे, हाँ एक साथ पहुँचे। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर t टाइम में ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसी टाइम में इलेक्ट्रॉन d माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों में देखिए टाइम कॉमन है और टाइम हमसे पूछ नहीं रहा है, तो आप दोनों इक्वेशन की मदद से टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? आप इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करो तो इधर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स। इधर देखिए ना, हाफ हाफ कैंसिल, ई कैंसिल, ई नॉट भी कैंसिल, और ये एम ई और एम पी बच जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 बाई एम पी और 1 बाई एम ई, और टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों एम ई बाई एम पी,
और जब यहाँ से आप x कैलकुलेट करोगे, x इंटू एम पी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए एम ई इंटू डी माइनस एक्स इंटू एम ई, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एम ई डी, इसको आप इधर कर दो तो एम पी प्लस एम ई हो जाएगा और इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आएगी x की वैल्यू, जिससे कि दोनों एक साथ प्लेट पे पहुंचेगा। बात समझ गए? अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस टाइम पर एक साथ पहुंचेगा तो x की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, भाई ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो टाइम निकल जाएगा आपको। बात समझ में आई? तो आई होप दैट ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं और आपको करवा रहा हूँ कि यहाँ देखिए, फिर से वही चीज़, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का 2D दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ से बिल्कुल मिडिल से हमने एक चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास m है, v दिया वेलोसिटी, ठीक है, और प्लेट का जो लेंथ है वो दिया है बच्चों l दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, मिनिमम वैल्यू ऑफ v, सो दैट पार्टिकल क्रॉसेस द प्लेट्स। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? आपको बताना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास m है, कितनी रफ्तार दे दी जाए, कितनी वेलोसिटी उसको दे दी जाए ताकि वो प्लेट को क्रॉस कर जाए। समझ गए? तो बच्चों जब देखो ये वाला पार्टिकल जब प्लेट को क्रॉस करेगा तो ज़रा देखो तो उसके मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ मैं फिर से बना रहा हूँ, ये देखिए ये है Q, अब इनिशियल वेलोसिटी इधर है और इस पे फोर्स किधर लगेगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे और पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि फोर्स लगेगा नीचे। ठीक है, तो इसका मोशन कैसे होगा, ये पहले तो शुरू में सीधे जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे तिरछा होगा ना, वेलोसिटी तो वही रहेगी बट अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा, अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज करेगा। और अगर बच्चों अगर प्लेट को क्रॉस करता है तो हमें मिनिमम निकालना है, वी मिनिमम निकालना है, तो अगर प्लेट को जस्ट क्रॉस करेगा तो वो ऐसे होता हुआ निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप खुद सोचिए, अगर ये पार्टिकल प्लेट को क्रॉस कर रहा है तो ये देखिए तो इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया d, और हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा l। बात समझ रहे हैं ना? मतलब अगर वो y में डिस्टेंस कर रहा है d क्रॉस करने के लिए तो उसको x में कितना करना पड़ेगा, l करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पार्टिकल का दो डिस्टेंस पता है, एक y डायरेक्शन का और एक x डायरेक्शन का, दोनों का पाथ लेंथ आपको पता है कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप बड़े आराम से इक्वेशन वगैरह बना के v की वैल्यू निकाल सकते हो आप। चलिए करते हैं। तो फॉर y डायरेक्शन सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका। तो फोर्स कितना लग रहा है बताइए, q इंटू ई नॉट। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट दे रखी है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, q ई नॉट बाई एम। और बच्चों इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन नीचे। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, y का डायरेक्शन है, मतलब ये आप निकाल रहे हो ay निकाल रहे हो। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए इस डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, जीरो। मीन्स अगर बच्चों ये पार्टिकल इस प्लेट को क्रॉस करेगा तो y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, लेकिन x डायरेक्शन में नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, आपको डिस्टेंस पता ही है और आप इक्वेशन बनाइए। तो फॉर y डायरेक्शन के लिए बनाइए तो इक्वेशन क्या होगा, s इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दी, क्या आपने y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी दी क्या? नहीं। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और y में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? d। बात समझ रहे हैं ना? और ये तो 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना आया? q∞/m। भाई ये आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने 0 क्यों कर दिया? अब यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, सर इनिशियल वेलोसिटी तो v है और आप 0 ले रखे हो। अरे भाई ये y डायरेक्शन का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना? तो y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने 0 कर दिया। x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन का रखेंगे अब। तो यहाँ से बच्चों d की वैल्यू आ गई, यहाँ पे t स्क्वायर भी होगा, हाफ q∞/m t स्क्वायर। और इसी टाइम में x में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? l। तो फॉर x डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ भी x में कितना चला बताइए? x में चला कितना? ये l, और इनिशियल वेलोसिटी है v, और टाइम उतना ही लगाएगा, और एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों L = v × t। अब t की वैल्यू आपको निकालनी है, v की वैल्यू, तो यहाँ से t आप निकालो, L/v। भाई t को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना दोनों में। अब t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आप यहाँ ले जाके पुट करो, तो क्या हो जाएगा? d = हाफ q∞m और L²/v²। तो यहाँ से बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो ना, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v = सब कुछ रूट में आएगा, d इधर चला जाएगा, तो q∞L²/2mt। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि इतनी वेलोसिटी कम से कम आपको देनी पड़ेगी ताकि ये वाला चार्ज पार्टिकल प्लेट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आपके NCERT में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में भी और उसमें एक्सरसाइज में भी। तो आप देख लेना, इस तरह के प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ हमने देखिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा है ना, और इस ब्लॉक का मास m और इस पे चार्ज है q, और इसको बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जाहिर सी बात है ये इस पे फोर्स लगेगा, है ना? तो जब ये फोर्स इस पे लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, है ना? तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड E = E0I। आई कैप मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों अगर टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन कर रहा है। तो ज़रा प्रूव करते हैं पहले कि ये ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्या स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक का चार्ज Q है, और जब किसी Q चार्ज को आप E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा QE। इसका मतलब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है ऐसे। तो जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच होगा। ठीक, तो स्प्रिंग भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा kx। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे नहीं होगा। और ये मान लो इसका नेचुरल लेंथ था और स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ। और कब तक स्ट्रेच होगा? भाई स्ट्रेच पहले बताइए क्यों हुआ? स्ट्रेच इसलिए हुआ कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है Q × E0। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर स्ट्रेच होगा, सबसे पहले तो Q E0 फोर्स के कारण ये स्ट्रेच हुआ। ठीक है, और जब स्ट्रेच हुआ
तो हमने माना कि अपने लेंथ से, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स नॉट, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये मान लिया मेन पोजीशन है जहाँ पे नेट फोर्स क्या है, मेन पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, एसएचएम में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले नेट फोर्स अगर जीरो है तो यहाँ पे क्यू ई नॉट की वैल्यू के एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगी, यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई नॉट बाई के, ठीक है। ऐसे ही तो करते थे, मैंने आपको कूलम्स लॉ में भी इस तरह के प्रॉब्लम कराए हैं कि कैसे हम एसएचएम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस्ड पोजीशन पे हमने इक्वेशन लिख लिया। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देता हूँ और फिर रिलीज करता हूँ तो क्या होगा, ये ऑसिलेशन करेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट दीजिए, तो जब यहाँ से आप एक्स डिस्प्लेसमेंट दोगे तो नेट फोर्स कितना होगा, फॉर एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो एफ नेट की वैल्यू बताइए तो क्या होगी, जब आप इधर दोगे डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, इधर तो फोर्स लगेगा क्यू ई नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट ये जो स्प्रिंग है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो के एक्स नॉट तो पहले से लगा रहा था, अब एक्स डिस्प्लेसमेंट के कारण एक और फोर्स लगाएगा माइनस के एक्स, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में इसलिए मैंने माइनस लिखा है और ये भी माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी आपने लोगों ने निकाला था क्यू ई नॉट इक्वल टू के एक्स नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एक्स। तो ये वाला इक्वेशन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला इक्वेशन क्या होता है, एस एच एम का होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, भाई एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, और यही बच्चों क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के बाई एम, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 पाई बाई ओमेगा, याद है ना आपको। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो वही आया टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब ऐसे ही मैंने आपको एसएचएम में बताया था कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे, ब्लॉक पे अगर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यू ई नॉट, और ये फोर्स कांस्टेंट है तो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पुराना वाला टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो आप खुद सोचिए एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे बच्चों स्पीड क्या हो जाती है, इस ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया था तो उस समय इसकी स्पीड क्या थी, जीरो थी, ठीक है। मीन्स जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे था तो इसकी स्पीड क्या थी, जीरो थी, और फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मीन पोजीशन पे गया है और एक्सेलरेशन के कारण आगे जाएगा, और कब तक आगे जाएगा, जब तक कि उसकी स्पीड ना जीरो हो जाए, फिर उसको एक्सेलरेशन वापस लाएगा। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब तक होगा जब तक कि इसकी स्पीड ना जीरो हो जाए। तो इसकी स्पीड आगे जाके जीरो हो या इधर जाके जीरो हो, सेम पोजीशन होगा, वो सेम पोजीशन मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो बच्चों अगर यहाँ स्पीड जीरो है ब्लॉक की, तो इतने ही डिस्टेंस पे इधर भी क्या होगा, स्पीड जीरो होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये जो एक्स नॉट है बच्चों, वो क्या है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया है, आप समझ रहे हैं ना। और जहाँ स्पीड जीरो होता है वहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसका बच्चों एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एक्स नॉट, और जिसकी वैल्यू है क्यू ई नॉट बाई के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में जो कुछ बातें मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आ गया। तो ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया मैंने, और नया प्रॉब्लम बन गया। तो
इसको आप तो देखिएगा। इस तरह इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, वो आप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।